क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था कि सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन जो पाए जाते हैं वो किस प्रकार के मूवमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बात किया था हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, किस तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होता है, इंट्रांसिक प्रोटीन क्या होता है, उसको देखा था हमने। फिर ये भी हमने कहा था कि मेम्ब्रेन जो है वो एक डायनामिक स्ट्रक्चर है और मेम्ब्रेन के अंदर लगातार आपको मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट देखने मिलता है। मतलब मेम्ब्रेन स्टैटिक नहीं होती है, मेम्ब्रेन में तरल प्रकृति होती है, फ्लूइड नेचर होता है। इसके बारे में हमने बात किया था। ठीक है, हमने ये भी देखा था हमने कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन का अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है, लिपिड का अरेंजमेंट किस तरह का होता है। तो मैंने अभी हालांकि आपको मेम्ब्रेन का मॉडल मैंने नहीं पढ़ाया, अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं, तब भी मैंने आपसे कहा था कि द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था। तो जो भी हम मेम्ब्रेन देख रहे हैं स्ट्रक्चर, वो सब क्या है, सिंगर एंड निकोलसन के अकॉर्डिंग बताया गया मॉडल के अनुसार है। इट इज द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। मॉडल को हम, चिंता मत कीजिए, डिटेल में देखेंगे हम। ठीक है, चलिए, तो हमने ये भी देखा था बेटा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो मेम्ब्रेन हमको ट्राइपार्टेट दिखाई पड़ती है। कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन जो है वो एक क्वासी फ्लूइड संरचना होती है। ठीक है ना, क्लियर। और ये जो हम मॉडल देख रहे हैं बेटा, दिस इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, इसको सिंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया था 1972 में। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, ये हमको मालूम है कि अब देखो इस मॉडल की खास बात क्या है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मेम्ब्रेन ऐसी दिखाई पड़ती है जैसे कि लिपिड का एक महासागर हो, यानी जो फॉस्फोलिपिड है उसकी बाइलेयर होती है मेम्ब्रेन में। के मेम्ब्रेन में सबसे अधिक मिलने वाला लिपिड जो होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड के। तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है के। और प्रोटीन, कुछ प्रोटीन इसके अंदर धसे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम जिनको बोलते हैं इंट्रांसिक प्रोटीन कहते हैं, या हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं के। और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो बाहर की तरफ पाए जाते हैं, जो आउटसाइड प्रोटीन होते हैं, जिनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं के। ठीक है, जो आसानी से जिनको हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो हमने देखा कि जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम के समान भी काम करते हैं, वो कैरियर प्रोटीन के समान भी काम करते हैं, के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के समान भी काम करते हैं। फिर पिछली क्लास में हमने बात की थी माइक्रोडोमेन्स की, याद आया कि ऐसे प्रोटीन जो लेटरल मूवमेंट नहीं कर पाते उन्हें हम माइक्रोडोमेन्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था पिछली क्लास में ट्रांसपोर्टर्स के बारे में, लिंकर्स के बारे में, रिसेप्टर के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, तो देखो बेटा, यानी जितनी बातें मैं आपको बतला रहा हूं ना, ये सारे के सारे, मतलब क्लास के दौरान मैं व्हाटएवर एग्जांपल्स हम जो भी यूज करते हैं ना, जो भी चीजों पर हम बात करते हैं, वो सब एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेन के अंदर कौन से एंजाइम पाए थे। तो एडिनालाइट साइक्लेस की बात की थी हमने, एटीपीएस की बात की थी हमने, याद आया। फिर मैंने कहा था कैरियर प्रोटीन में परमिएस के बारे में हमने बात किया था, एग्जाम्पल में नोट किया था हमने इसको। ठीक है, फिर पिछली क्लास में यह भी देखा था हमने कि सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं वो जो लिपिड और प्रोटीन है उनके ऊपर कभी कभी कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं, तो ग्लाइकोलिपिड बनता है और ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, जो कि सेल टू सेल रिकॉग्निशन में काम करता है, सेल एडिशन में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना। फिर मैंने कहा था कि लिपिड मॉलिक्यूल रेयरली फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, अपने सरफेस को, फेस को वो बदल सकते हैं। एंड लिपिड मॉलिक्यूल कैन चेंज देयर फेस, वो अपने तल को बदल सकते हैं, पर प्रोटीन मॉलिक्यूल फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकता है। याद रखना, ऑल इंडिया पीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं, प्रोटीन देख चुके हैं, अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड के ऊपर कि किस तरह का लिपिड पाए जाते हैं। तो याद रखिए, there are 3 types of lipids present in the plasma membrane, very important के 3 तरह के लिपिड आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने मिलते हैं, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉल या कोलेस्ट्रॉल के। याद रखिएगा, सब यानी मोस्ट कॉमन के सबसे अधिक, मोस्ट कॉमन या सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला जो लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन में का सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल कंपोनेंट होता है, इसके बगैर सेल मेम्ब्रेन नहीं बन सकती, वो है फॉस्फोलिपिड के। यानी फॉस्फोलिपिड के बगैर सेल मेम्ब्रेन हम नहीं बना सकते। सेल
मेम्ब्रेन बनाने वाला सबसे मेन फ्रेम, हम बोलेंगे मुख्य ढांचा जो होता है, जो मेन फ्रेम होता है, वो फॉस्फोलिपिड से ही बनता है। लिपिड की बाइलेयर मेन फ्रेम है कि अब देखो बेटा एक बात और याद रखना कि लिपिड जो होता है ना, उसमें क्या है, ये ऐसा है, ये फॉस्फोलिपिड का हेड है, टेल है, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट होता है। याद है ना आपको, हमने पढ़ा था कि टेल इसकी जो है वो फैटी एसिड से बनी होती है और हेड इसका जो होता है वो हाइड्रोफोबिक फिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। तो ये जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है ना, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल है, कोई भी मिनरल आयन, किसी भी आयन को यदि जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है ना, तो वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता है। इट कैन नॉट क्रॉस द लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर को ये क्रॉस नहीं कर सकता है, उसको प्रोटीन चैनल चाहिए। वाटर को निकलना है तो वाटर भी लिपिड बाइलेयर से आर पार नहीं निकल सकता है, वाटर के लिए स्पेशल टाइप के प्रोटीन चैनल होते हैं जिनको हम एक्वापोरिन्स कहते हैं। पीटर अग्रे ने बताया था, ये भी बताया मैंने आपको पिछली क्लास में, ठीक है, वैसे पाए जाते हैं। मतलब ये है कि ओवरऑल जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को लिमिट करती है, यानी वो कई सारे केमिकल को आर पार नहीं निकल देगी, उसके आर पार केवल कौन निकल पाएगा, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे, के ऐसे केमिकल जो लिपिड में या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे वही उसके आर पार निकल पाएंगे, अदरवाइज कोई आर पार उसके नहीं निकल पाएगा, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा फॉस्फोलिपिड जो है वो एक प्रकार का फ्रेमवर्क, क्या बेसिक फ्रेम आता है मेम्ब्रेन करके। ग्लाइकोलिपिड ऐसा लिपिड होता है जो मेम्ब्रेन पर हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द आउटर फेस, के हमेशा बाहर के तल पे होगा, क्योंकि ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड आता है ना, ग्लाइकोलिपिड लिपिड के ऊपर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन पर हमेशा आउटर फेस पर मिलते हैं, बाहरी तल पर मिलते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा आउटर फेस पर प्रेजेंट होगा, यानी कभी भी कोई मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड आपको अंदर तरफ लगा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर स्टेरॉल की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉल के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर स्टेरॉल के एक कुछ में जो है वो एवरी स्टेरॉल केमिकल के वो लिपिड, वे सारे लिपिड जिनको हम स्टेरॉल कहते हैं, वे सारे लिपिड जिनको हम स्टेरॉल कहते हैं या जिनके लिए हम कोलेस्ट्रॉल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उनमें आपको एक 17 कार्बन रिंग, आपको 17 कार्बन रिंग देखने मिलती है, ठीक है। क्या आप जानते हैं उस रिंग का नाम, उस 17 कार्बन रिंग का नाम होता है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन रिंग, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन रिंग, देखते हैं आगे हमके वो रिंग देखने मिलता है के। तो ये जो होता है, ये बता आपको, ये जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड है उनकी टेल होती है, फॉस्फोलिपिड में टेल होती है, के टेल मतलब फैटी एसिड से बना होता है, तो इस टेल की क्लोज पैकिंग में हेल्प करता है, यानी किसी मेम्ब्रेन में, ध्यान से बात सुनिएगा, किसी मेम्ब्रेन में जितना अधिक कोलेस्ट्रॉल होगा उतना अधिक वो मेम्ब्रेन की टाइट पैकिंग करेगा, और जितना अधिक टाइट पैकिंग करेगा मेम्ब्रेन उतनी अधिक स्टेबल होगी, उतनी अधिक स्टेबल मेम्ब्रेन होगी। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो काफी हद तक मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, ठीक है। चलिए, तो कई बार क्या होता है जब हमने लिपिड बोला तो अब कई बच्चों को जो है वो, देखो बेटा कोई शर्म की बात नहीं, मालूम नहीं मालूम, हमने पहले नहीं पढ़ा हमने कुछ चीज को, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं हर टीचर को बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहिए, बेसिक की भाई ABCD से शुरू करके फिर ऊपर तक हमें अपना जो है बिल्डिंग बनानी चाहिए, ना पहले नींव मजबूत करना चाहिए। तो लिपिड क्या होता है देख लेते हैं हमके, लिपिड्स कंटेंट, देखो बेटा एक कॉमन फंडा मैंने आपको बतलाया था, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। एक कॉमन फंडा मैंने आपको बतलाया था कि जब कभी किसी केमिकल में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो आपको 1:2:1 में देखने मिले, तो आप मानकर चलिएगा कि दिस केमिकल, मोस्टली दिस केमिकल इज द कार्बोहाइड्रेट, के उसमें CHO का रेशियो जो है वो 1:2:1 होता है। एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, हाइड्रेशन मतलब वाटर, के CnH2 होल स्क्वायर एंड के, तो मतलब क्या है इसका, होल ब्रैकेट में बंद करके एंड कैबिनेट के, तो मतलब दिस इज जो है कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, मतलब जितना कार्बन उतना वाटर जोड़ दो उसमें, C6 से तो आपने 6 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिए, तो वाटर मॉलिक्यूल को सॉल्व करोगे 6 से तो क्या जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना, ठीक है। अब किसी केमिकल में यदि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों प्रेजेंट है और कार्बन इज मच मोर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन काफी कम हो, कार्बन काफी अधिक हो, तो मानकर चलिएगा ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो, ये केमिकल जो है वो फैट है, क्या है ये, फैट है या लिपिड है, ये फैट या लिपिड है। जब कभी आपको कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में आपको नाइट्रोजन भी देखने मिले तो मतलब ये प्रोटीन हो सकता है, क्लियर, ये बिल्कुल जनरल चीज है पहचानने की, ठीक है। एंड प्रोटीन कैन नॉट बी फॉर्म विदाउट द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बगैर प्रोटीन नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, लिपिड्स कंटेन एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है इसमें, ठीक है। दे हैव न्यूमरस फंक्शन, के कई कार्य होते हैं, जैसे ये एनर्जी स्टोर करते हैं एनिमल प्लांट के, याद रखिएगा लिपिड या फैट जो होता है ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट से दुगनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग मोर कार्बन बॉन्ड्स, ठीक है ना, क्लियर।
लिपिड्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, लिपिड में दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के। याद रखिएगा जो सबसे सिंपलेस्ट लिपिड होता है बेटा वो होता है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है ना। जो ग्लिसराइड ने हम या ऐसा भी बोल सकते हैं जो ग्लिसराइड्स होते हैं दे आर द सिंपलेस्ट अवेलेबल लिपिड के। अब कई किताबों में जो है एनसीईआरटी में शायद कहीं मिस्टेक से लिखा है, एनसीईआरटी में शायद कहीं मिस्टेक से लिखा हुआ है कि सिंपलेस्ट लिपिड इज ग्लिसरॉल, ये गलत है। ग्लिसरॉल इज ऑल, केमिस्ट्री में हम जानते हैं इट्स अल्कोहल, कि ग्लिसरॉल एक सिंपलेस्ट लिपिड नहीं है, सिंपलेस्ट लिपिड होता है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है ना। तो वो एनसीईआरटी में बेटा मिसप्रिंटिंग गलती है, तो ग्लिसरॉल को आप लिपिड में शामिल नहीं करते हैं, ऑल मतलब अल्कोहल है, कि ग्लिसरॉल इज ए कंपोनेंट ऑफ लिपिड, लिपिड का एक कंपोनेंट होता है, ग्लिसरॉल खुद लिपिड नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज ग्लिसरॉल। अब ग्लिसरॉल क्या है, ठीक है, देखो भैया बेटा ये 3 कार्बन वाला ऑर्गेनिक एसिड है, क्या है, हमने कहा ऑर्गेनिक एसिड है, इसमें जो हम नॉट एसिड, इट इज ए अल्कोहल, हमें गलत बोल दिया मैंने एसिड, ठीक है, इट इज एन 3 कार्बन अल्कोहल के, क्या है ग्लिसरॉल। आप देख रहे हैं इसमें, आप देख रहे हैं कि इट इज ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल इज मेड अप ऑफ 3 कार्बन एटम, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है वो 3 कार्बन एटम से बना होता है। ईच ऑफ दिस हैज एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू, हर एक में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। और रेस्ट ऑफ द जगह पे कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो देख सकते हैं हम इसका एनिमेशन में हमें स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, दिस इज दी। अब बताओ मेरे को किस एंगल से ये एसिड है, ये जो है वो किस एंगल से लिपिड है। भाई ये तो अल्कोहल है, हम जानते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो देखो सिंपल सी बात है, यानी जो यहां पर जो है जो अल्कोहल है वो उसके पास में एक्टिव ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो ग्लिसरॉल इज एन अल्कोहल, अल्कोहलिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ठीक है, शुगर अल्कोहल जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं वो वास्तव में लॉन्ग चेन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें आपको एक जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ मिलेगा, मतलब दीज आर दी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन दैट द चेन टर्मिनेट्स एट दी कार्बोक्सिलिक एसिड पर चेन टर्मिनेट करता है, ठीक है ना। आप एनिमेशन में साफ साफ देख सकते हैं कि यदि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएंगे, और यदि कार्बन टू कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएंगे, ठीक है ना। देखो बेटा जहां भी जो है फैटी एसिड में जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा ना वहां पर हमको एक किंक देखने मिलेगा, एक ऐठन देखने मिलेगी, तो वो मुड़ जाएगा। देखिए दोनों एनिमेशन को ध्यान से देखिए, जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहां पे वो मुड़ गया एनिमेशन के ऊपर की ओर, वो मुड़ चुका है, देखा आपने, वो मुड़ चुका ऊपर, ठीक है ना, क्लियर। तो फैटी एसिड क्या है बेटा, फैटी एसिड लॉन्ग चेन वाले हाइड्रोकार्बन है जिनके टर्मिनल सिरे पर क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए वो उन्हें हम फैटी एसिड कहते हैं उनको हम, क्लियर, ठीक है। A single fatty acid molecule contains an carboxylic group COH group attached to the hydrocarbon chain के एक फैटी एसिड, एक सिंगल फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COH ग्रुप होता है जो कि हाइड्रोकार्बन चेन पर जो है वो जुड़ा होता है, ठीक है ना। इन्हें हम सैचुरेटेड कब बोलेंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब कार्बन की सारी वैलेंसी फुलफिल होंगी, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। और अनसैचुरेटेड कब बोलेंगे बेटा, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। याद रखना बायोमोलिक्यूल्स में हम इस पर बात दोबारा से करेंगे, अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक फ्रेम बता रहा हूं, अदरवाइज मैं लिपिड के बारे में बोलता रहूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा लिपिड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊं चीजों को, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, उसमें कई सारे डबल बॉन्ड देखने मिलते हैं, कि मतलब एक से अधिक डबल बॉन्ड होंगे, तो मतलब हमने कह दिया कि ये अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, के। और याद रखना बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के मोस्ट एनिमल फैट्स आर सैचुरेटेड व्हाइल मोस्ट प्लांट फैट्स आर अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। जो मोस्ट ऑफ द एनिमल फैट जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, और मोस्ट ऑफ द जो है वो प्लांट फैट जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। यानी जो भी वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जैसे मैंने कहा मूंगफली का तेल हुआ, अपना सोयाबीन का तेल हुआ, ये सब क्या ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आते हैं, जबकि जो बटर हुआ, घी हुआ, ये किस में आते हैं, ये आते हैं जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में, सैचुरेटेड फैट में आते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हम देख सकते हैं, अब देखो हमको ये मालूम चल गया, हमको क्या मालूम चला, बड़े ध्यान से देखना जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखो बेटा सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम बेसिक्स नहीं समझते हम, और हम आगे बढ़ जाते हैं। और मैं हमेशा अपने बच्चों से बोलता हूं कि बेटा बेसिक्स पे काम करोगे ना तो आगे की चीज तो आप अपने आप खींच ले जाओगे, ठीक है। देखो ये है ग्लिसरॉल, ठीक है, इसके पास में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना,
एक्टिव ग्रुप है 3 इसके पास में, सामने इसके जो है वो फैटी एसिड है। अब ये फैटी एसिड के पास में जो एक्टिव जो रिएक्टिव ग्रुप है, एंड व्हाट इज द रिएक्टिव ग्रुप इन द फैटी एसिड, वो क्या है, वो उसके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्शन करने वाला ग्रुप है, उसका रिएक्टिव ग्रुप है के। तो हमने क्या देखा, एक फैटी एसिड, दो फैटी एसिड, तीन फैटी एसिड, ये तीनों फैटी एसिड जो है उन्होंने इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस किया यहां पे, और ये जुड़ गए इससे, और जुड़ के क्या बनाया उन्होंने यहां पे, इसको इन्होंने यहां पे एक्ट जुड़े, और जुड़कर क्या बनाया उन्होंने, जुड़कर यहां पे उन्होंने बना जो है वो बॉन्ड बनाया उन्होंने, और ये क्या बन गया, मतलब एक ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड आके जुड़ गए। तो क्या बोल दिया इसको हमने, ट्राइग्लिसराइड बोल दिया इसको हमने के। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है बेटा, एक ग्लिसरॉल जिसमें 3 फैटी एसिड आकर जुड़ जाते हैं, उसे बोल दिया ट्राइग्लिसराइड बोल दिया उसको हमने। क्या बोला बेटा उसको हमने, ट्राइग्लिसराइड बोल दिया उसको हमने। चलिए देखते हैं, ये है ट्राइग्लिसराइड, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फैट मॉलिक्यूल, सिंपलेस्ट लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब आप बोलो सर एनसीईआरटी से कंट्रोवर्सी कर रहा हूं, तो कर रहा हूं बेटा, सही बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, सिंपलेस्ट जो हमने कहा कि ये लिपिड मॉलिक्यूल है के। तो ग्लिसरॉल में क्या देखा आपने, देखा कि इसका हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस किया हमने, ठीक है, उसका हमने H निकाला, उसका हमने जो है वो OH निकाला, और कार्बोक्सिल ग्रुप में एसिड है तो उसने अपना H दिया, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी यहां पे के, और क्या हो गया, ये ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड आके जुड़ गए ये, और क्या बन गया ये ट्राइग्लिसराइड, दिस इज दी ट्राइग्लिसराइड, ठीक है बेटा, ये ट्राइग्लिसराइड बन गया, ये ट्राइग्लिसराइड बन गया, है ना बेटा, ठीक है ना, क्लियर, एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है बेटा आपको, है ना। चलिए, a triglyceride molecule is made up of a glycerol molecule and 3 fatty acid, ठीक है ना। The link between glycerol molecule and each fatty acid is an ester bond। कौन सा बॉन्ड होता है, ईस्टर लिंक बोलते हैं उसको हम, ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं कि जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच बॉन्ड बनता है वो ईस्टर बॉन्ड कहता है कि। The fatty acid in lipid molecule can differ in length। अब देखो फैटी एसिड जो है हो सकता है तीनों फैटी एसिड सेम लेंथ के हो, अलग अलग लेंथ के हो के, तो वो वेरी कर सकता है, और लिपिड टू लिपिड ये वेरी कर सकता है, ये सैचुरेट भी हो सकते हैं, अनसैचुरेट हो सकते हैं। तो कोई फैट सैचुरेटेड है, कोई लिपिड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये ग्लिसरॉल डिसाइड नहीं करेगा, ये फैटी एसिड डिसाइड करेगा, ठीक है, फैटी एसिड चेंज जो है वो डिसाइड करेगी, ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि फास्फोलिपिड क्या होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फास्फोलिपिड क्या होता है। मैं यहां पे देखो आपको बताऊं कि यहां पे फास्फोलिपिड की हम बात करें तो हम इतना समझ गए, हम क्या समझ गए यहां पे, हम समझ गए कि ये तो ट्राइग्लिसराइड। अब समझो टाइप के एकदम, कई बार हम सोचते ना, हम याद कर लेते हैं, हम बोलते हैं फास्फोलिपिड में एक हेड होता है, हेड में ग्लिसरॉल होता है, और हेड में ग्लिसरॉल होता है, और हेड में जो है वो फॉस्फेट होता है, और उसमें 2 टेल होती है। हम ऐसे रट लेते हैं, क्यों रटने का, समझो ना बात को। देखो देखो बेटा, नॉर्मल सिंपलेस्ट लिपिड इज ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, उसमें क्या है बेटा, उसमें 3 फैटी एसिड है उसमें, और एक क्या, उसमें एक ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, ठीक है। क्या किया आपने क्या किया, आपने एक फैटी एसिड को आपने रिप्लेस किया, हटाया आपने इसको, ठीक है, 3 में से एक को हटाया, और इसकी जगह पे क्या ला दिया आपने, इसकी जगह पे आपने फॉस्फेट को लाके जोड़ दिया आपने, ठीक है, इसको आपने हटा दिया, ठीक है। तो बताओ अब कितनी टेल बची, आपने कहा सर एक टेल ये बची और दूसरी टेल ये जितनी बची, ठीक है, मतलब टोटल 2 टेल बची, ठीक है। अब जो फैटी एसिड है वो वाटर के लिए एफिनिटी को शो नहीं करता है, फैटी एसिड जो है वो नॉन पोलर होता है, वाटर से उसकी एफिनिटी नहीं होती है। फॉस्फेट जो होता है वो चार्ज मॉलिक्यूल है, आयनिक मॉलिक्यूल है, उसकी वाटर से एफिनिटी होती है। ग्लिसरॉल अल्कोहल है, वाटर से एफिनिटी होती है। तो ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट ने इस ग्लिसरॉल के साथ मिलकर एक पोलर एंड बनाया। क्या बनाया उसने, पोलर एंड बनाया। पोलर एंड का मतलब हम दोनों वाटर से प्रेम करते हैं। फॉस्फेट ने बोला देखो भाई ऐसा है, ये दोनों फैटी एसिड जो है वाटर से चिढ़ते हैं, लेकिन मैं फॉस्फेट हूं, आयन हूं, मैं वाटर से एफिनिटी रखता हूं, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट। और तुम कौन हो, उसने कहा कि हम जो है वो ग्लिसरॉल अल्कोहल, हम भी वाटर से एफिनिटी रखते हैं। तो ग्लिसरॉल ने फॉस्फेट ने दोस्ती कर ली और दोनों आ गए एक साथ के। और टेल जो थी, ये दोनों टेल, ये मैंने कहा ये एक टेल है और ये दूसरा टेल हटके, तो क्या बन गया, ये ऐसे बन गया, ये हेड बन गया और ये 2 टेल बन गए। टेल किससे बनी है, फैटी एसिड से बनी है। हेड किससे बना है, ग्लिसरॉल से और फॉस्फेट से बना है, ठीक है, क्लियर। देखिए एनिमेशन को ध्यान से देखिए, ठीक है। इन फॉस्फोलिपिड वन ऑफ द फैटी एसिड ऑफ ए ट्राइग्लिसराइड
इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ए फॉस्फेट ग्रुप के। फॉस्फोलिपिड में क्या करते हैं हम, फैटी एसिड का जो ग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड है, उसके एक फैटी एसिड को हम रिप्लेस कर देते हैं और उसकी बजाय यहां पे फॉस्फेट को लाके जोड़ देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है ये फॉस्फोलिपिड बन जाता है। तो फॉस्फोलिपिड एक्चुअली वो फॉस्फेट के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया गया जो है, एक फैटी एसिड को फॉस्फेट सब्स्टिट्यूट करेगा तो फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। तो ट्राइग्लिसराइड का ही डेरिवेटिव है फॉस्फोलिपिड, उसमें एक फैटी एसिड को हटा दिया हमने, फॉस्फेट को जोड़ दिया। तो क्या बन गया बेटा, ये हम देख रहे हैं कि देखो ये बन गया है, जो है ये बन गया है, ये पूरा आपका हेड बन गया, ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा हेड बन गया, हेड ऑफ फॉस्फेट के, और ये पूरा क्या बन गया, ये इसका टेल बन गया। हमें जो हमको दो वो टेल दिखाई पड़ रही है ना बेटा, क्लियर? तो अब समझ में आया। अब देखो बेटा, इसकी टेल में हमको टिल्ट दिखाई पड़ रहा है, टिल्ट दिखाई पड़ रहा है, एक किंक दिखाई पड़ रहा है हमें। तो क्या है टिल्ट का मतलब, क्या किंक का मतलब, क्या जल्दी बताओ बेटा, क्या मतलब इसका मतलब है डबल बॉन्ड है। यहां पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो मुड़ गया थोड़ा उठ के, सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो नहीं मुड़ेगा, सीधा रहेगा वो। अच्छा बताइए, ये मेरी बात ध्यान सुनिए कि फॉस्फोलिपिड की यदि क्लोज पैकिंग करना हो, फॉस्फोलिपिड की क्लोज पैकिंग करनी हो, कैसे क्लोज पैकिंग करनी हो, ये एक फॉस्फोलिपिड, दूसरा फॉस्फोलिपिड, तीसरा ऐसे क्लोज पैकिंग करनी हो, ठीक है, एकदम क्लोज हमें पैकिंग करनी हो, ठीक है, एकदम क्लोज हमको पैकिंग करनी हो, ठीक है, एक तरीका तो ये। तो इसमें क्या है, इसमें फैटी एसिड चेन आपको सीधे 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 दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक, एक तो ये चीज होगी, ध्यान से देखना, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक। और जो है कभी मान लो हमने कहा कि इसके ये फॉस्फोलिपिड का हेड है, ये टेल है इसकी, ठीक है, हेड है, टेल है इसकी, हेड है, टेल है इसकी, ठीक है, ऐसा। Hello. Sorry to disturb you in between the lecture, but it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye, continue your lecture. आप बोलोगे सर ये क्लोज पैकिंग नहीं, ऐसा लग रहा कुछ खुला खुला लग रहा है क्या? अच्छा, इसका मतलब ये है कि फॉस्फोलिपिड के अंदर जो टेल प्रेजेंट है वो मेम्ब्रेन की क्लोज पैकिंग भी कर सकती है, लूज पैकिंग भी कर सकती है। मतलब उसके अंदर जो फैटी एसिड प्रेजेंट है वो मेम्ब्रेन की कई सारी प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, जैसे मान लो कोई मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन में सभी फॉस्फोलिपिड के अंदर प्रेजेंट सभी फैटी एसिड सैचुरेटेड होंगे, उस मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी, तरलता कम होगी उसमें, क्योंकि क्लोज पैकिंग हुई। जितना क्लोज पैकिंग हुआ उतना कम लिक्विड स्ट्रक्चर होगा, जितना क्लोज पैकिंग हुआ स्ट्रक्चर उतना कम लिक्विड होगा, कम भाई फ्लूइड फेज का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं उसमें, तभी तो तरल अवस्था बोला। जितना यदि मेम्ब्रेन में, हमने कहा कि यदि सेल मेम्ब्रेन में जो है सभी फैटी एसिड सैचुरेटेड होंगे तो क्लोज पैकिंग हो जाएगा, कुछ सैचुरेटेड होंगे कुछ अनसैचुरेटेड होंगे तो थोड़ा सा पैकिंग लूज रहेगा, तो फ्लूइड नेचर प्रेजेंट रहेगा। मतलब ये है कि मेम्ब्रेन की तरलता बढ़ जाएगी यदि फॉस्फोलिपिड के दोनों फैटी एसिड चेंज है वो अनसैचुरेटेड हो। मेम्ब्रेन की तरलता काफी कम हो जाएगी यदि फॉस्फोलिपिड के दोनों फैटी एसिड जो है वो सैचुरेटेड प्रकृति के होंगे, और मीडियोकर रहेगी, मध्य में रहेगी, एक सैचुरेटेड है एक अनसैचुरेटेड है। नॉर्मली ऐसे ही होता है, ठीक है, दिमाग में रखना। ये क्यों बताया मैंने, आगे हम जब मेम्ब्रेन की तरलता पर बात करेंगे तब इस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो हेड क्या है, फॉस्फेट से ग्लिसरॉल से बना है, टेल क्या है बेटा, फैटी एसिड से बनी होती है, ठीक है। चलिए, तो मेम्ब्रेन लिपिड क्या है, एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का मतलब उसमें दो सिरे होते हैं, उसका एक हेड होता है, ठीक है, और उसमें जो है मैंने कहा ये टेल होती है, ठीक है। तो ये क्या है, हेड है इसमें, और ये इसमें जो है वो टेल के। ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम, जिसमें दो एंड होंगे दो सिरे होंगे, उसको हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ विच स्पॉन्टेनियसली फॉर्म बाइलेयर। अब ये बाइलेयर क्यों बनाते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि वाटर जो टेल होती है वाटर से एफिनिटी नहीं रखती है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, और हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण क्या होता है, ये आपस में जो है मिलकर इस प्रकार से रहते हैं कि जो हेड होता है, हेड वाटर के प्रति एफिनिटी रखता है, तो जो सेल के बाहर का वाटर है उसको हेड फेस करता है, उसको, तो ऐसे हेड आगे अरेंज हो गया, ठीक है, टेल अंदर आ गई है, ठीक है ना, ठीक। और जो साइटोप्लाज्म का वाटर है उसको भी हेड फेस करता है, तो ये देखिए टेल अंदर आ गई है, ठीक है। तो सारी टेल कहां प्रेजेंट, सारी टेल अंदर की तरफ जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब ये बीच वाली लेयर जो है वो फैटी एसिड से बनी हुई है, टेल से बना है, और जो है वो अंदर और बाहर जो है इसे बोलेंगे हम हेड
पैरेलल अरेंजमेंट, हेड पैरेलल अरेंजमेंट बोलेंगे, ये हमको यहां पर देखने मिलता है, हेड पैरेलल अरेंजमेंट हमको यहां पर देखने मिलता है, ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड में, ठीक है। और ये मैं पूछा हुआ है डीपीएस में, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, टेस्ट में भी पूछा हुआ आपसे मैं, मोर देन 50% ऑफ मास ऑफ मोस्ट मेम्ब्रेन के, यानी जो मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन होती है उनमें 50% से अधिक मास केवल किसका होता है, फॉस्फोलिपिड का होता है, किसका होता है, फॉस्फोलिपिड का होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स आर मोस्ट अबंडेंट, जनरली फॉस्फोलिपिड में जो फैटी एसिड चेन होती है वो 12 से लेके 14 से लेके 24 कार्बन वाली होती है। वन टेल यूजुअली हैज वन और मोर डबल बॉन्ड के, एक टेल में आपको एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड देखने मिलेंगे और एक टेल में आपको देखने नहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। कोई गोल्डन रूल नहीं, पर जनरली ऐसा देखा गया है। तो देखिए पोलर हेड होता है हाइड्रोफिलिक, जो वाटर के प्रति एफिनिटी रखता है, तो आप देख रहे हैं फॉस्फेट देख रहे हैं, और इस फॉस्फेट के पास चूंकि वैलेंसी ओपन होती है तो इससे कई सारे ग्रुप आकर जुड़ सकते हैं के, तो आप देख रहे हैं फॉस्फेटिडाइल कोलाइन कोलाइन के, फॉस्फेटिडाइल कोलाइन, आप फॉस्फोलिपिड को देख रहे हैं, मतलब फॉस्फोलिपिड के भी कई टाइप होते हैं, मतलब फॉस्फोलिपिड के भी कई टाइप होते हैं, बिकॉज फॉस्फेट कैन ज्वाइन विद एनी मॉलिक्यूल के। तो देखिए यहां पे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कोलिन, उससे फॉस्फेट जुड़ गया है, ठीक है, ग्लिसरॉल है, फॉस्फेट जुड़ गया है इसके, ठीक। और आप देख रहे हैं नीचे आपको डाइग्लिसराइड, आपको जो एक्चुअली याद रखना बेटा, सिंपलेस्ट लिपिड इज ट्राइग्लिसराइड के, और फॉस्फोलिपिड इज ए फॉस्फोराइलेटेड डाइग्लिसराइड के। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है, इट इज ए फॉस्फोराइलेटेड डाइग्लिसराइड के, फॉस्फेट जुड़ा हुआ ये डाइग्लिसराइड है बेसिकली, ठीक है। तो क्या देखा हमने, ग्लिसरॉल प्लस 2,2,5 हमको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो ये हमने इस पर बात की, याद रखिएगा बेटा ग्लिसरॉल जो है वो अल्कोहल है, इट शोज द एफिनिटी विद द वाटर, ठीक है। चलिए अब क्या कहा हमने, फॉस्फोलिपिड आर मोस्ट कॉमन लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन के, फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में सबसे अधिक सामान्य रूप से पाए जाने वाले जो है क्या होते हैं बेटा, ये लिपिड होते हैं, ठीक है। दूसरे लिपिड क्या मिलते हैं, ग्लाइकोलिपिड मिलता है आपको, कोलेस्ट्रॉल मिलता है आपको, स्फिंगोलिपिड मिलता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, क्लियर। These lipids form basic, मैंने कहा ना मेम्ब्रेन का जो ढांचा है वो लिपिड से ही बना होता है, तो ये जो लिपिड होते हैं दे फॉर्म द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क एंड दे आर नॉन पोलर फैटी एसिड चेन प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द मेम्ब्रेन के, मेम्ब्रेन की तरलता में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, फैटी एसिड चेन के जो नॉन पोलर होती है वो मेम्ब्रेन की तरलता के लिए जिम्मेदार होती है, उठ के। फॉस्फोलिपिड जो होता है वो एम्फीपैथिक नेचर का होता है, मतलब उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक सिरे आपको देखने मिलते हैं, एक जल स्नेही सिरा होगा और एक जल विरोधी सिरा होगा उसका, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो बेटा सिंपल सी बात है, यानी आपने मान लो इन मॉलिक्यूल्स को आपने एक तरफ, यानी केवल एक सरफेस पर वाटर है, एक तरफ वाटर है। देखो मैं आपको क्यों बता रहा हूं चीजें, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप पढ़ के आ रहे हैं, आपको चीजों की जानकारी होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा आपसे, यदि वाटर है, एक तरफ वाटर है, केवल एक तरफ वाटर है, और आपने वहां पे फॉस्फोलिपिड छोड़ दिए, तो फॉस्फोलिपिड अपने आपको ऐसे अरेंज कर लेगा। देखिए एयर की तरफ पहुंच जाएगी इसकी टेल, और हेड पहुंच जाएगा इसका वाटर की तरफ के। दिस क्लियरली शोज दैट कि जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, जल नहीं होता है, और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है। लेकिन यदि क्या होता है कि बाहर भी वाटर है अंदर भी वाटर है, तो क्या होगा, सारे हेड जो है वाटर को फेस करेंगे, और सारे के सारे टेल जो है वो अंदर की ओर रहेंगे। तो मेम्ब्रेन इस प्रकार से लिपिड बाइलर को बनाती है, और इस प्रकार की लिपिड बाइलर का बनना जो है वो मेम्ब्रेन के लिए इट इज फेवरेबल एनर्जेटिकली, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अपने आप को मेंटेन रख पाता है, तो एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, अधिक स्थिर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, क्लियर। देखिए है ना, एकदम बेटा छोटी छोटी बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन इनको दिमाग में एकदम जो है वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना की जरूरत है हमको। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे ना, तो फर्स्ट ईयर में पहला 1 महीना आप सेल ही पढ़ते रहेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, यही पढ़ते रहेंगे। आपको लगेगा अरे ये तो हम वापस से नीट की क्लास में आ गए, लेकिन वो लेवल बहुत ऊपर रहेगा उठ के, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना। आपको बता दूं, मैंने जब जो है वो अब मेरा एक जो चैनल है वो यूट्यूब पे एक चैनल और है बायोमेंटर्स का, जो एमबीबीएस करने वाले बच्चों को हेल्प करता है। मतलब हमने कहा ना परिवार है, पूरे समय आपके साथ रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपका साथ, तो वो नेक्स्ट मेडिको के नाम से। तो वहां पे मेरे कुछ आप देखेंगे उसमें एक लेक्चर डला हुआ है, केवल एक्शन पोटेंशियल पे एक लेक्चर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पर एक लेक्चर है उसमें के, मतलब देयर आर लेक्चर, जो एक लेक्चर एक चीज के ऊपर है केवल के, और वो भी शॉर्ट में कंपैरेटिवली। तो मतलब यही कि जो है आगे जाके तो आपको ये बहुत अच्छे खासे लेवल पर जाकर पढ़ना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। चलिए तो अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना, ठीक है।
सिंपलेस्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड इज दी फॉस्फेटिडिक एसिड के सबसे साधारणतम प्रकार का जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है वो फॉस्फेटिडिक एसिड होता है बेटा, के डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उससे कई प्रकार के फॉस्फोग्लाइसराइड्स बन सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि फॉस्फेटिडाइल कोलाइन बन सकता है उससे, ठीक है, फॉस्फेटिडाइल सीरीन बन सकता है, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमाइन बन सकता है। मतलब ये है बेटा कि जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है उसने एक बॉन्ड तो बना लिया किससे, उसने एक बॉन्ड बना लिया ग्लिसरॉल से, बाकी वैलेंसी फ्री है तो उससे वो किसी और भी ग्रुप से जुड़ सकता है और उससे फॉस्फोलिपिड की कई वैरायटीज बन सकती है। जैसे आप देखिए, है ना, आप पहला वाला इमेज देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या देखते हैं कि इसमें इथेनोलेमाइन ग्रुप फॉस्फेट से आकर जुड़ चुका है, इसमें इथेनोलेमाइन केमिकल जो है फॉस्फेट से आकर जुड़ चुका है, तो क्या बन गया ये फॉस्फेटाइल इथेनोलेमाइन बन गया। और दूसरे में देख रहे हैं आप सीरीन एमाइनो एसिड जो है वो फॉस्फोलिपिड से आके जुड़ गया, तो क्या बन गया ये फॉस्फेटाइल सीरीन बन गया, एक टाइप और बन गया। फिर कोलिन जुड़ा तो क्या बन गया ये फॉस्फेटाइल कोलिन बन गया। तो मतलब ये है कि ये बेसिक फ्रेमवर्क क्या है वो ये, ठीक है, हेड, ये हेड हो गया, इसका हेड वाला हिस्सा हो गया इसका हेड के, ये टेल वाले के, इसके फॉस्फेट के पास वैलेंसी फ्री, इसलिए किसी भी ग्रुप से ये जुड़ सकता है। तो देखिए मोस्ट कॉमनली दिखाया जाता है कि कोलिन से जुड़ता है, सीरीन से जुड़ता है, इथेनोलेमाइन से जुड़ता है। तो इनके ये टाइप जो है ना वो एग्जाम में ऑप्शन में पूछे गए बेटा, एम्स के अंदर भी पूछे गए, जिपमर में पूछे गए और ऑल इंडिया पीएमटी में 4-5 साल पहले पूछा गया है। तो और ये आ भी सकता है बेटा के इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। चलिए, तो मैंने बताया, ये भी कहा आपसे कि बाइलेयर बनना क्यों फायदेमंद है। और देखो आपसे मजे की बात है कि मेम्ब्रेन बाइलेयर हो जाती है। बाइलेयर होने से फायदा क्या है? बाइलेयर होने से फायदा ये कि हेड वाटर को फेस करेगा, टेल वाटर को फेस करेगी, लेकिन साइड से तो वाटर घुस जाएगा अंदर, साइड से तो वाटर अंदर जाएगा। यदि मान लो केवल चादर के समान, यदि एक सेल मेम्ब्रेन को आप केवल प्लेन चादर के समान बना दे, आपके शीट के समान, जैसे ये शीट है, तो इसमें क्या है, हमने कहा ये हेड वाला हिस्सा हो गया इसमें, ठीक है, ये हेड वाला हिस्सा हो गया, और बीच में जो आप देख रहे हो ना, बीच में ये क्या है, ये है टेल है। अब यहां तो वाटर अंदर आ सकता है, तो मेम्ब्रेन को स्टेबल करने के लिए क्या होता है कि हमेशा, इसीलिए कोशिकाएं गोल होती हैं, सर्कुलर होती हैं, तो सर्कल कहने का मतलब ये पैक होती हैं, मतलब सेल में मेम्ब्रेन में कहीं पे ओपनिंग नहीं होती कि बीच में से कोई चीज को देख लिया आपने के, वो देखिए पूरा शीट के समान अपने को उसने गोल कर लिया। देखिए कैसे गोल किया होगा इसने, देखिए। और ये आपको बताऊं, ये लेबोरेटरी में किए गए प्रयोग है सब ये। तो क्या देखा हमने, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, उसने अपने आप को एनर्जेटिकली फेवर्ड, देखो यदि सीमा जो है सीधा शीट के समान रहेगा तो वाटर मॉलिक्यूल इसके टेल को आके डिस्टर्ब करेगा, जिसके चलते मेम्ब्रेन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी। और स्टेबल मेम्ब्रेन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो मेम्ब्रेन के पूरा का पूरा जो है बाइलेयर जो है वो एकदम गोल हो गया, सर्कुलर हो गया वो, और उसने कोई भी ओपन एंड नहीं छोड़ा जहां से वाटर अंदर घुस सकता उठ के। तो ये सील्ड कंपार्टमेंट बन गया, इसलिए सेल्स जो होती हैं वो एक सील्ड कंपार्टमेंट के रूप में होती हैं और उनके अंदर के केमिकल सुरक्षित होते हैं और सेल मेम्ब्रेन उनको जो है वो कंपार्टमेंट के समान स्टेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए एक चीज पढ़ी थी हमने कि मेम्ब्रेन में सेल्फ हीलिंग की प्रॉपर्टी होती है। मेम्ब्रेन में यदि पंचर हो जाए तो वो अपने आप को हील कर लेती है, क्योंकि कोई ओपन एंड नहीं चाहिए उसको मेम्ब्रेन को, तो वहां पे झट से केमिकल आते हैं उसको फिल कर देते हैं वो, ठीक है। अब फायदा क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिपिड बाइलेयर के, लिपिड बाइलेयर के इंपॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये बिल्कुल एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन के अंदर जाकर पूछे गए डिटेल्स हैं, उनके अंदर जाके पूछे गए डिटेल्स होते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, सेल्फ असेंबली ड्रिवन बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, मतलब ये वाटर से डरती है, मेम्ब्रेन जो है वो वाटर से डरती है। इसीलिए क्या होता है, जब भी कभी पंचर होगा, टूटेगा या इसको सिंपल मेम्ब्रेन को कहीं रख देंगे तो ये अपने आप को जो है ऐसे मोड़ेगा और फोल्ड कंपार्टमेंट में बदल जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के चलते होता है। वाटर से बचना है इसको, इसलिए ऐसा कन्वर्ट होता है। तो सेल्फ असेंबली ने सबसे बड़ी बात है कि इसमें बाइलेयर होती है, इसलिए ये अपने आप को अपनी असेंबलिंग कर सकती है, अपने आप को जोड़ सकती है, कंपार्टमेंट में कन्वर्ट कर सकती है। और ये क्लोज पैकिंग है, बाइलेयर के कारण क्या होता है, क्लोज पैकिंग होती है, सारे हेड आपस में जुड़ जाते हैं, सारे टेल अंदर की तरफ आते हैं और बिल्कुल क्लोज पैकिंग होती है। और इससे फायदा क्या फायदा है, द एबिलिटी टू फ्यूज, एक्सटेंड, दिस प्रॉपर्टी फॉर्म द बेसिस ऑफ एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, फ्यूजन ऑफ एग इन स्पर्म सेल, सेल डिवीजन के। आप जिन चीजों को बिल्कुल साधारण समझ रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि सेल के अंदर से मेम्ब्रेन का एक हिस्सा टूट के अलग हट गया, देखो क्या होता है,
ये सेल है, सेल है, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन है। यहां पे एक वेसिकल छोटी सी थैली आई है, इस थैली के केमिकल को बाहर, इस थैली के पास में के अंदर कुछ केमिकल भरे, इस थैली के अंदर जो है वो कुछ केमिकल भरे हुए हैं, ठीक है, इन केमिकल्स को बाहर निकालना है हमको, ठीक है। ये थैली आई और ये थैली आके कहां जुड़ गई, ये मेम्ब्रेन, ये मैंने कहा ये ऐसे आई थैली और ये मेम्ब्रेन से जुड़ गई, कि मेम्ब्रेन से जुड़ी है, ठीक है, ये थैली मेम्ब्रेन से जुड़ गई और जुड़ने के बाद क्या किया, इसने केमिकल को बाहर निकाल दिया, ठीक है, बाहर छोड़ दिया। अब ये जो वेसिकल था जो मेम्ब्रेन से जुड़ा और जुड़कर उसने केमिकल बाहर निकाल दिए हैं, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से चूंकि मेम्ब्रेन की तरल प्रकृति होती है, मेम्ब्रेन लिपिड बाइलर के रूप में होती है, वो जुड़ने में उसको आसानी हुई कि केमिकल बाहर निकाल दिए और जो थैली की जो मेम्ब्रेन थी वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन गया। देखो बना कि नहीं बना, ये सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनाया नहीं बना, ठीक है। आपके हम देखें यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि हमें सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बना हुआ हमको ये दिखाई पड़ रहा, दिख रहा है, ठीक है। फिर एक बात ही समझ में, अब मान लो ऐसा है कि ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, कुछ फूड मटेरियल यहां प्रेजेंट है, इसे अंदर लेना है, मेम्ब्रेन अंदर की, मेम्ब्रेन ने क्या देखा कि अच्छा चूंकि फूड मटेरियल है इसको अंदर लेना है, तो मेम्ब्रेन ने अंदर की ओर से झुकी, मेम्ब्रेन झुकी, फूड मटेरियल इसके अंदर आ गया, ठीक है। मेम्ब्रेन ने यहां से अपना को क्लोज पैकिंग कर लिया, मेम्ब्रेन ने अपना क्लोज पैकिंग कर लिया, मेम्ब्रेन ने ये क्लोज पैकिंग हो गया और इसको छोड़कर अंदर आ गया, एंडोसाइटोसिस बोला इसको हमने। तो इसमें मेम्ब्रेन का एक हिस्सा टूटा, टूटने के बाद जो टूटा हुआ हिस्सा है, मतलब यहां पर मेम्ब्रेन छोटी हो रही है, ठीक है, मेम्ब्रेन का एक हिस्सा टूट के अंदर आ गया। और आपको पता है चूंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपने आप को बकायदा मेंटेन रखती है, तो मान लो एक थैली टूटेगी ना, उस समय सेम टाइम पे दूसरी थैली आके जुड़ जाएगी यहाँ पे, ताकि मेम्ब्रेन का ओवरऑल लंबाई में फर्क ना पड़े, ओवरऑल लेंथ उसकी बनी रहे, ठीक है। तो मतलब एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस एक दूसरे को बैलेंस करने वाली प्रोसेस होती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिर जैसे स्पर्म जो है वो एग से फ्यूज करता है, फ्यूज कैसे, मेम्ब्रेन फ्यूज करती है भाई, मेम्ब्रेन का फ्यूजन कब होगा, जब मेम्ब्रेन के पास तरल प्रकृति होगी, लिपिड बाइल होगी, और वो फ्यूजन ऐसा होना चाहिए कि मेम्ब्रेन के अंदर फ्यूजन हुआ और केमिकल के अंदर छोड़ दिया उसने और मेम्ब्रेन उसका भाग बन जाए, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आपको पता है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोने को कहा जाता है, साबुन से कहा जाता है कि आप साबुन से हाथ धोइए, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, क्यों, क्योंकि कोरोना वायरस का आपको पता है, आप जान के आपको आश्चर्य होगा कि कोरोना वायरस का जो आउटर कोट है, जो इन्वेलप है, जो आवरण है, वो आपकी हमारी सेल मेम्ब्रेन है। क्या है वो, यानी वायरस ने हमारी सेल मेम्ब्रेन का टुकड़ा अपने साथ ऊपर ओढ़ लिया उसने, ठीक है ना, और वो निकल पड़ा, ठीक है। तो कोरोना वायरस का जो इन्वेलप है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जब हमारी सेल पे अंदर अटैक करता है, अटैक करके उसको में मल्टीप्लाई करता है और सेल को फोड़ के बाहर निकालता है, तो उसमें जो इन्वेलप होता है बेसिकली वो एनिमल सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसी का ही एक हिस्सा होता, उसी का हिस्सा होता है, ठीक है। इसलिए बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान लेती है उसको बॉडी, ठीक है, बॉडी के में वो जो जुड़ जाता है, रिसेप्टर से आके वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे वायरस आपको डाउट है कि भाई हो सकता वायरस ना आ गया, आपने साबुन से हाथ धोए, तो साबुन से हाथ धोए तो क्या होता है, जो सोप होता है वो लिपिड की लेयर को डिसॉल्व कर देगा। अब चूंकि वो हमारी मेम्ब्रेन का हिस्सा है, तो जो वायरस का इन्वेलप होता है वो किससे बना होता है, वो भी लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन से बना होता है, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स निकले होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो है साबुन लगाया आपने तो खत्म हो गया, मतलब डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो लिपिड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है ना। तो डिटर्जेंट्स are used to disrupt the structure of lipid bilayer and to isolate membrane protein। यदि मेम्ब्रेन के प्रोटीन आपको निकालना हो ना, तो मेम्ब्रेन को आप डिटर्जेंट से धो दो, आप तो प्रोटीन बाहर हो जाएगा उसमें और लिपिड जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और हम सेल, याद रखिएगा, हम सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन को निकालने के लिए मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलर को हम डिटर्जेंट से हम डिसरप्ट करते हैं, हटा देते हैं, और यहां पे जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो होता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, ठीक है ना, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट केमिकल का हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट के सल्फेट केमिकल का हम यहां पर यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो चलिए ये तो बात हुई फॉस्फोलिपिड के बारे में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड के बारे में। ग्लाइकोलिपिड का मतलब क्या है बेटा, लिपिड से कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है, ठीक है, तो ग्लाइकोलिपिड बनता है। कार्बोहाइड्रेट अटैच टू लिपिड बाय वे ऑफ बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, के यहां पे
बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से जो कार्बोहाइड्रेट है वो लिपिड से जुड़ा होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा मोस्ट ऑफ दी ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं वो स्फिंगोसिन केमिकल के डेरिवेटिव होते हैं। इनको हमने दो कैटेगरी में बांटा है, सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड के, और ये बिल्कुल हाई लेवल इंफॉर्मेशन है और ये ऑल इंडिया पीएमटी में बेटा पूछा गया है, इसलिए हमको इसके बारे में अलर्ट रहना है। और मैं क्लियर कर दूं, ये जो है वो एकदम बाउंसर क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, ठीक है, और ये पूछे गए। आप देखिएगा एमसीक्यू बुक में आपको ये रिपीटेटिव क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं वो स्फिंगोसाइन डेरिवेटिव होते हैं, दो तरह के होते हैं, सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड के। सेरिब्रोसाइड को हम दो सेरिब्रोसाइड के दो एग्जांपल हैं, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड और जो है वो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड के। ये जो केमिकल है ना बेटा, ये सारे केमिकल जो है जब आप मेडिकल में पहुंचेंगे ना तो ये बड़े काम के केमिकल हैं आपके, ठीक है, आप पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में, ठीक है। गैंग्लियोसाइड जो होता है इट इज दी मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो है ग्लाइकोलिपिड, इट इज दी मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड, और इसमें आपको सियालिक एसिड देखने मिलता है और जो इसकी पहचान बतलाता है, और सियालिक एसिड आपको केवल जो है वो एनिमल सेल मेम्ब्रेन में देखने मिलेगा आपको, के। और ये एसिटिक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि जिसमें कि आपको नेगेटिव चार्ज भी आपको देखने मिलता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये देख रहे हैं हम एक ग्लाइकोलिपिड को देख के। देखो बेटा है ना, ये ग्लाइकोलिपिड में भी आप देख रहे हैं दो ही हाइड्रोकार्बन टेल दिखाई पड़ रही है आपको इसमें, ठीक है ना। फर्क इतना सा है कि यहाँ पे हमने जो है वो रिप्लेस कर दिया, हमने जो फॉस्फेट वाला हिस्सा रिप्लेस करके यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट को हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक। लाइक फॉस्फोलिपिड, दिस कंपाउंड आर कंपोज्ड ऑफ ए हाइड्रोफोबिक रीजन कंटेनिंग टू लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड ए पोलर रीजन, ठीक है। यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉस्फेट नहीं होता है, उसकी जगह पर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है, ठीक है। एंड फॉस्फोलिपिड में क्या होगा बेटा कि जो फॉस्फोलिपिड में होगा ये कि एक थर्ड फैटी एसिड जो है उसको रिप्लेस करते हैं फॉस्फेट से हम। यहां पर हम ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है, फॉस्फेट नहीं होता है, दो ही टेल होती हैं, लेकिन हम एक फैटी एसिड को रिप्लेस करते हैं कार्बोहाइड्रेट से यहां पे, ठीक है ना, क्लियर। अब आते हैं हम स्टेरॉल की बात करते हैं कि स्टेरॉल क्या होता है, ठीक है। आज का लेक्चर केमिस्ट्री के समान लग रहा होगा आपको, ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आज तो सर केमिस्ट्री पढ़ाने लगे, ठीक है। नहीं बेटा, मैं अब बायोलॉजी ही पढ़ा रहा हूं, और बायोलॉजी इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री, यानी बायोलॉजी में बहुत सारा जो हम जो पढ़ते हैं ना हम केमिस्ट्री का ही पढ़ना, मैंने जो सच है वो तो केमिस्ट्री सच है, ठीक है। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट एबंडेंट स्टेरॉल इन एनिमल सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल मेम्ब्रेन में सबसे अधिक मिलने वाला जो स्टेरॉल है वो होता है कोलेस्ट्रॉल के, जबकि प्लांट सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, फाइटोस्टेरॉल होता है के। और वेरी वेरी आईएमपी यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इर्गोस्टेरॉल होता है। क्या होता है, इर्गोस्टेरॉल होता है, ठीक है, क्लियर। यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इर्गोस्टेरॉल होता है। स्टेरॉल जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें लॉन्ग फैटी एसिड चेन नहीं होता है, इनमें हमेशा आपको एक 4 रिंग स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, ठीक है। इनमें कोलेस्ट्रॉल में जो है लॉन्ग फैटी एसिड चेन नहीं होती है, इनमें एक 4 रिंग स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है, ये भी नॉन पोलर लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, देखिए, ठीक है। या इनको हम कभी कभी हम पार्शियली पोलर भी कहते हैं, ठीक है, परंतु ये नॉन पोलर की कैटेगरी में ही रखे जाते हैं। तो ये जो 17 कार्बन रिंग है ना इनके पास में एक 17 कार्बन रिंग होता है, ठीक है। ये वाला आप देख रहे हो, ये रिंग 17 कार्बन रिंग, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है ना, है ना। डबल बॉन्ड देख लेना बेटा आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू सही लगे कि नहीं लगे इसमें, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा इसको ना, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन रिंग हमको ये देखने में रही है, ये जो हमने हाईलाइट कर दिया ना, ये रिंग आपको हमेशा कोलेस्ट्रॉल में आपको देखने मिलेगा बेटा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, कोलेस्ट्रॉल हैज नो नेट चार्ज एट न्यूट्रल पीएच। न्यूट्रल पीएच पे ना प्लस चार्ज होगा ना माइनस चार्ज होगा उसके ऊपर, ठीक। इट में कॉन्स्टिट्यूट अप टू 30% टोटल लिपिड का 30% तक ये हो सकता है। इट इज प्रेजेंट इन एसोच। अब देखो कहां रहता है, यदि मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल ढूंढोगे तो कहां ढूंढोगे, मैंने कहा ये हेड है, ये टेल है फॉस्फोलिपिड का, टेल है फॉस्फोलिपिड का, हेड है, टेल है, ठीक है बेटा, है ना। आपको ये कहां मिलेगा कोलेस्ट्रॉल आपको मिलेगा टेल के पास, यहां पे, ठीक है। और ये टेल की क्लोज पैकिंग में रोल प्ले करता है, ये टेल की क्लोज पैकिंग, जो दो फॉस्फोलिपिड के टेल्स को क्लोज पैक करने में ये रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये कहां मिलता है आपको, फैटी एसिड चेन ऑफ फॉस्फोलिपिड के, यानी ये इट इज प्रेजेंट इन एसोसिएशन ऑफ फैटी एसिड चेन ऑफ फॉस्फोलिपिड की फैटी एसिड चेन के साथ में ये आपको जो है वो जुड़ा हुआ एसोसिएट होकर आपको ये मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर। दिस कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। याद रखना बेटा, अब आप बोलोगे सर ये हमको कुछ कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये बार बार बोलते हैं एक दिस कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज बाय द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हम कहते हैं डीएनए स्ट्रक्चर मेंटेन इटसेल्फ बाय द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्या है ये, क्या है? अच्छा बता, एक बात बताओ,
जंगल में हम जा रहे हैं, ठीक है, एक जंगल है, सब कल्पना करते हैं कि दो सिनेरियो लेते हैं, दो सिनेरियो लेंगे हम कि एक जंगल है, जंगल में हम जा रहे हैं, रात का समय, रात का 1 बज रहा है, सुनसान जंगल है, ठीक है, चांदनी रात है, सड़क आप देख पा रहे हो जंगल के अंदर, अकेले आप हो, जंगल में आप जा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आप? अरे मैं कोई हॉरर फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, आप बोल रहे हैं आप झट से दरवाजे की ओर पलट के देखिए आप कि दरवाजा खुला है कि बंद है, सर तो हॉरर फिल्म की कहानी सुना रहे हैं, कहीं मोबाइल में से या लैपटॉप में से भूत बाहर ना निकल आए के, तो आपने पलट के देखा खिड़की दरवाजा खुला है कि नहीं खुला है? मुझे नजर आ गया वो चीज, पर मैं आपको हॉरर फिल्म की कहानी सुना, मैं आपको बता रहा हूं कि क्या फील करेंगे, इमेजिन करते हैं हम क्या फील करेंगे। आप बोलेंगे सर सोच के ही डर लग रहा है, तो अंधेरा जंगल, चांदनी रात, कोई दूर दूर तक नहीं, उसमें के घने जंगल में आप अकेले, डर लगा या नहीं लगा? लगाना। चले थोड़ा सीन को चेंज करते हैं। उस जंगल में आप पहुंचे, अकेले हैं, आपने झट से देखा कि अरे आपकी क्लास के आपके साथ पढ़ने वाले 4-5 लोग वहां और प्रेजेंट हैं। वो बोले यार हम भी इस जंगल में, पता नहीं रात को सोई तो अपने घर में थे, नींद खुली इस जंगल के अंदर है हम। आपने कहा हाँ मेरे साथ भी यही हुआ। 5-6 लोग, 7-8-10 लोग एक साथ हो गए, सबने डिसाइड किया साथ रहेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। कोई आवाज तो नहीं आई यहां पे के 8-10 लोगों का ग्रुप आगे बढ़ रहा है, सब साथ हो गए। उसमें से कुछ लोग ऐसे थे स्कूल में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। रमेश उससे तो मैं बात ही नहीं करूंगा, ठीक है, सुरेश उससे भी मैं बात नहीं करूंगा, पिंटू बदमाश है, चिंटू नकचड़ा है, नहीं बात करना किसी के। लेकिन वो पिंटू, चिंटू, रमेश, सुरेश सब मिल गए यहां पे, सब एक होकर डर के मारे कि भैया जान बचाते, कहां फंस गए, कहां आ गए हम अचानक से। एकता, ये एकता क्यों, ये जो एकता है, जो यूनिटी है, वो क्यों आई? खुशी के कारण आई या डर के कारण आई? आप खुद उत्तर दो इस चीज का कि ये जो यूनिटी है वो डर के कारण आई है या खुशी के कारण आई है? आप बताइए मेरे को। डर के कारण। डर सबसे बड़ा कारण होता है लोगों को एक रखने का। लोग डरते हैं, साथ रहते हैं जुड़ के। किसी देश पे कोई हमला हुआ, पूरे देश के नागरिक रहते नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सब एक। देशभक्ति की भावना चरम पर होती है, पैट्रियोटिक फीलिंग, नहीं जान दे देंगे पर तुमको हम ऐसे नहीं कर देंगे कब्जा। आदमी एकदम चार्ज आता है कि नहीं? खुशहाल होगा तो आदमी बोलेगा नहीं ये मेरा वो तेरा, तो तमाम तरह के झगड़े। आपको तो मैं इंटरेस्टिंग बात है कि बुरे वक्त में, बहुत बुरे वक्त में समाज में एकता, जो खतरा होता है, एकता बहुत रहती है। जैसे मान लो कोई खतरा, डेंजर है, तो जैसे अभी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भी कुछ खतरा है, तो लोग एक दूसरे की हेल्प। आप सोचिए ना, कोरोना का टाइम आया, लोगों ने सड़क पर निकल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्होंने हेल्प की दूसरे की, उन्होंने लोगों को खाना भी बांटा, उन्होंने लोगों को जाके उन्होंने बेसिक नीड के सामान भी दिया लोगों ने। बहुत सारे इन लोग ऐसे नॉर्मल दिनों में नहीं करते थे वो, लेकिन ऐसे बुरे वक्त में उन्होंने किया। डर जरूरी है, चिंता भी जरूरी है उतनी, पर चिंता अकेले करने से, केवल अकेले ही डरने से काम नहीं बनेगा। डर से आगे निकलना पड़ेगा, तभी जीत है। लेकिन डर के आगे जीत है, खुशी के आगे जीत नहीं बोला उसने। क्या बोला डायलॉग में उसने? माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ठीक है, खुशी के आगे जीत नहीं बोला उसने। जो भय होता है ना, आपको यदि लगता है ना क्या करेंगे एग्जाम में, होगा या नहीं होगा, मत सोचिए, इसी डर के आगे जीत है। मेम्ब्रेन भी कहती है भैया देखो ऐसा है, वाटर से डरते हैं हम, वाटर क्या है, घना जंगल है, अकेले आप कौन है, फॉस्फोलिपिड है, मिलके रहना सबको साथ में, ठीक है, कोई इधर उधर मत जाना। क्यों? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो है मैं जो कॉम्प्लेक्स जो होता है, मैंने आपसे कहा कि जो हम यहाँ पे बोल रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल जो है फॉस्फोलिपिड की टेल के पास में जो है वो प्रेजेंट होता है, क्लूज पिकिंग में हेल्प करता है, और इसको स्टेबलाइज करने वाले हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं। आरबीसी की मेम्ब्रेन में आप देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का रेशियो आपको 1:1 देखने मिलेगा। आरबीसी की मेम्ब्रेन में आपको फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का रेशियो 1:1 देखने मिलेगा, ठीक है बेटा, है ना। देखिए ऐसे होता है ना। कहां कोलेस्ट्रॉल का पोजीशन हो देखिए आपके, ये जो आप रेड हिस्सा देख रहे हैं, ये इस कोलेस्ट्रॉल का
हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप इसको लगा है कि यहाँ पे जुड़ने में, ये यहाँ पे बॉन्डिंग बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है कि ऐसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक, देखिए ना, है ना, इसके पास भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए मैंने कहा पार्शियली पोलर भी कहते हैं कई लोग उसको, पर टेक्निकली केमिस्ट्री में उसको नॉन पोलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है ना, क्लियर, आई बात समझ में, है ना। अलग अलग स्ट्रक्चर में आपको दिखा रहा हूं बेटा, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके दिमाग में बात यहां पर आए ये कि कैसे जो है वो कोलेस्ट्रॉल कहां प्रेजेंट होता है, किस तरह का होता है। तो मैं केवल रटने से काम नहीं बनेगा, समझना पड़ेगा बेटा इसको हमें। ठीक है ना, ठीक, देखिए अनदर इमेज, दूसरा एक इमेज देखिए, ठीक, चलिए, एंड नाउ कम टू द पॉइंट, रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की भूमिका क्या होती है? ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की भूमिका क्या होती है? मैंने कहा क्लोज पैकिंग ऑफ लिपिड बाइलेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, लिपिड बाइलेयर की क्लोज पैकिंग करता है। रेगुलेट फ्लूइडिटी, के ये तरलता का नियंत्रण करता है कि मेम्ब्रेन जो है वो ऐसा ना हो कि ठंड का मौसम हुआ तो मेम्ब्रेन जम गई कि भैया हम तो फ्लूइड है, जम गए, नहीं, कोलेस्ट्रॉल उसको जमने से रोकता है। गर्मी का मौसम हुआ तो मेम्ब्रेन पिघल गई कि हम तो पानी पानी हो गया, पिघल रहे हैं भैया, नहीं, कोलेस्ट्रॉल रोकता है उसको। तो मतलब हाई टेम्परेचर में मेम्ब्रेन की तरलता को कम करता है, लो टेम्परेचर में बढ़ाता है। सोचिए, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? हाई टेम्परेचर में मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को वो कम करता है और लो टेम्परेचर में बढ़ाता है। वो ठीक है, एट लो टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्लूइडिटी व्हाइल एट हाई टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्लूइडिटी। ठीक है, यही रेगुलेशन ऑफ फ्लूइडिटी है। इट हेल्प्स टू स्टेबलाइज मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को स्थायित्व प्रोवाइड करता है। एट लो टेम्परेचर प्रिवेंट मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉलिडिफाइंग, कम तापमान पर मेम्ब्रेन को सॉलिडिफाई होने से रोकता है। ठीक है ना, ठीक, और मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को ये स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के लिए मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को ये कम करता है, डिक्रीज करता है परमिबिलिटी को। ठीक है, ताकि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल आर पार ना निकल पाए। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल की भूमिका होती है मेम्ब्रेन में। ठीक है ना, क्लियर, देखिए ना, ये हम देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल इन दी मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और काफी हद तक जो ये कई सारे जो रोल, अरे जो आपने देखा होगा, एक मैंने आपको बताया था कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है, उनमें केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। और इंटरेस्टिंग बात है कि माइकोप्लाज्मा की सेल मेम्ब्रेन में हाई परसेंटेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, और वो उसको रजिस्टर माता है, वो माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोई भी तरह का सॉल्यूशन में डाल दो उसको, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल बैक्टीरिया मर जाएगा, शुगर सॉल्यूशन में नॉर्मल बैक्टीरिया को डालोगे, उस बैक्टीरिया का वाटर बाहर निकल जाएगा, मर जाएगा उठ के। भाई गुलाब जामुन कई दिनों तक खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि वो चाशनी के अंदर होता है। तो नॉर्मल बैक्टीरिया शुगर सॉल्यूशन में मर जाता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा नहीं मरेगा क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल है और वो रोक देता है, कोई किसी को अंदर नहीं आने देगा, रोक लेगा उठ के। ठीक है, फिर स्फिंगोलिपिड अभी देखा हमने, आप स्फिंगोलिपिड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक साथ मिलकर जो है कुछ क्लस्टर आते हैं प्रोटीन के, और ये माइक्रो डोमेन में के लिए राफ्ट और प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं। तो देयर आर सम कोलेस्ट्रॉल एंड सम स्फिंगोलिपिड जो कि कुछ तरह के प्रोटीन के क्लस्टर को जोड़कर रखते हैं और ये एक प्लेटफॉर्म या राफ्ट का निर्माण करते हैं। राफ्ट मतलब होता है एक प्रकार का टीला, समझ लीजिए, आपके राफ्ट का और प्लेटफॉर्म का निर्माण करते हैं, उसे बनाते हैं जिस पर कि माइक्रो डोमेन्स जुड़े हो सकते हैं। जिससे हमने कहा लिपिड राफ्ट है, इसमें ये जुड़े हुए हैं। ये वाले प्रोटीन लेटरल मूवमेंट नहीं कर सकते, दीज प्रोटीन कैन नॉट मूव लेटरल, ये लेटरल मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, मतलब मेम्ब्रेन जो होते हैं, मेम्ब्रेन में यदि आप देखें तो आपको बकायदा मेम्ब्रेन को यदि आप गर्म करेंगे तो मेम्ब्रेन पिघल जाएगी, ठंडा करेंगे मेम्ब्रेन जम जाएगी, क्योंकि उसके अंदर के जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल में जो टेल है, दे रिस्पॉन्ड दी टेम्परेचर, वो टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं वो। ठीक है ना, क्लियर? प्रश्न उठता है कि मेम्ब्रेन की तरलता क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज इंपॉर्टेंट? के यानी मेम्ब्रेन की तरलता, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए सिंपल सी बात है, दो पानी की बूंदे, दो वाटर के ड्रॉपलेट पास पास में होंगे, दो, मैंने कहा एक वाटर का ड्रॉपलेट ये है और दूसरा वाटर का ड्रॉपलेट ये है, दोनों को पास पास रखा हमने, पानी की दो बूंदों को पास पास मिलाया हमने, क्या हुआ? क्या हुआ? जुड़कर एक बड़ी बूंद बन गई, एक बड़ा ड्रॉप बन गया है। ठीक है, दो सेम साइज के दिए हम सॉलिड पार्टिकल को किसी और पार्टिकल को पास पास जोड़ेंगे तो दो मिलकर एक नहीं बनेगा वो। ठीक है,
कहने का मतलब है कि तरल जो होते हैं उनमें प्रवृत्ति होती है जुड़ने की यूनिट के, तो फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज कर सकती हैं, वेसिकल जो है वो फ्यूज कर सकते हैं ऑर्गेनल के साथ में। तो ये सारी मेम्ब्रेन के फ्यूजन जो है वो सेल की लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट के एक्सोसाइटोसिस होगा, एंडोसाइटोसिस होगा के, तो मेम्ब्रेन का टूटना, मेम्ब्रेन का बनना, तो मेम्ब्रेन की जो डिफरेंट फ्यूजन है, दो तरह के वेसिकल आपस में फ्यूज करेंगे और एक बड़ा वेसिकल बनेगा, ठीक है। एक दो थैलियां आपस में फ्यूज करेंगे, एक बड़ा वेसिकल बनेगा। ऐसा हम देखेंगे कि प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल से फ्यूज करेगा और एक सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा। तो ऐसा हम पढ़ेंगे आगे के। तो मेम्ब्रेन के फ्यूजन के लिए जरूरी है कि फिर डिफ्यूजन ऑफ न्यू लिपिड एंड न्यू प्रोटीन लेटरली, जो प्रोटीन और लिपिड है वो लेटरली लगातार मूव करते रहते हैं और हर जगह वो अपने आप हर तरफ प्रोटीन और लिपिड की इक्वल क्वांटिटी प्रेजेंट होती है कि उसके लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, उसके लिए जरूरी होता है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल लेटरली अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सिग्नलिंग एंड रिएक्शन के, तो एक सेल को जो सिग्नलिंग के लिए लगातार उसके अंदर जो लेटरल प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं वो लेटरली लगातार मूव करते रहते हैं और मतलब कुछ रिसेप्टर मेम्ब्रेन में कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट है जो मेम्ब्रेन में लगातार घूम रहे होते हैं। जब भी उन्हें कुछ संकेत मिलेगा, कुछ उनको जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको वो रिसीव कर लेंगे। तो ये भी मूव करते रहते हैं और ये मूवमेंट कब हो पाएगा, जब मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर की होगी, ठीक है। प्रॉपर सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन के, मेम्ब्रेन को अलग अलग करना है, प्रॉपरली अलग अलग करना है, वहां पर भी मेम्ब्रेन का तरल प्रकृति इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी मेम्ब्रेन जो सेल है वो एक से डिवाइड होकर दो में आती है, दो स्मॉल कंपार्टमेंट या सेल बन जाती है। तो मेम्ब्रेन तरल होगी तो आसानी से जो है वो अलग अलग हो पाती है, ठीक है। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट कि मेम्ब्रेन की तरलता या फ्लूइडिटी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब आप सोच रहे हैं इधर से कि सर ये सब क्या एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, कुछ भी है। आपके दिमाग में झट से क्वेश्चन है कि जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं ना झट से क्वेश्चन आता है अविश्वास कि सर एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। तो भैया एक काम करो, कोई अच्छा ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक उठा के देख लो, कोई भी ऑथेंटिक अच्छा जो है आपका एमसीक्यू बुक उठा के देख लो, ठीक है, पुराने पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन आता है बेटा यहां से, ठीक है। और ये जो है ये सब फंडामेंटल्स है मेम्ब्रेन के, है ना। क्वेश्चन आने के बाद सांप निकल गया लाठी पीटने का कोई मतलब नहीं है कि क्वेश्चन आके निकल गया लगा कि अरे ये कहां से आ गया था, हम तो कर नहीं पाए। नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। टॉप करना है, करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन की तरलता को प्रभावित करने वाले फैक्टर क्या है। सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड चेन, मोर अनसैचुरेटेड, मोर फ्लूइड नेचर के, यानी जो फैटी एसिड चेन होता है बेटा उसका जितना अधिक सैचुरेटेड होगी वो उतना कम आपको तरलता देखने मिलेगी, जितना अधिक अनसैचुरेटेड होगी उतना अधिक आपको जो है फ्लूइडिटी ज्यादा देखने मिलेगी, ठीक है। लेंथ ऑफ फैटी चेन के जितना जो है जितना शॉर्टर साइज मोर फ्लूइड नेचर के, जितना छोटा साइज होगा उतना अधिक तरल प्रकृति हमको यहाँ पर देखने मिलेगी, के ब्रांच चेन लिपिड डिक्रीजेस फ्लूइडिटी के, जो ब्रांच चेन लिपिड होगा वो तरलता को कम करता है, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में आपको ब्रांच चेन लिपिड देखने मिलता है। आर्की बैक्टीरिया जो प्राचीनतम बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में आपको जो है वो ब्रांच चेन लिपिड देखने मिलता है, जो उनको एडवर्स एनवायरनमेंट को सहन करने की क्षमता प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट जो होता है, जितना हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा उतना मेम्ब्रेन का तरल नेचर कम होगा, जितना हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा मेम्ब्रेन की तरलता उतनी कम होगी, ठीक है। क्लियर। देखिए यदि हम अब मेम्ब्रेन के अंदर हम लिपिड के मूवमेंट की बात करें हम, तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि मेम्ब्रेन में लिपिड भी लेटरल मूवमेंट करते हैं, बट दे कैन आल्सो शो दी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये फ्लिप फ्लॉप भी ये कर सकते हैं, मतलब ये अपने तल का परिवर्तन, यानी ऊपर वाला लिपिड नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चल गया, ये अपने तल को बदल भी सकते हैं। परंतु फ्रीक्वेंट मूवमेंट क्या होता है इनमें, वो होता है लेटरल मूवमेंट होता है, ठीक है ना बेटा। दे कैन शो लेटरल डिफ्यूजन, दे कैन रोटेट ऑन देयर पॉइंट, के ये लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं, अपने पॉइंट पर ये रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर। फ्लिप फ्लॉप भी कर सकते हैं, परंतु प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकता है, ठीक है। क्लियर। चलिए, है ना। अब यदि हम मेम्ब्रेन की तरलता की बात करें बेटा, तो देखो बेटा समझो बात के, यानी ये बिल्कुल हम थोड़ा एडवांस देख रहे हैं बेटा यहां पे हम चीजों को, ठीक है ना। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूल कैन मूव इन प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब इसका मतलब क्या, फ्लूइडिटी बार बार बोल रहे हैं फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी मेम्ब्रेन, किसका मतलब क्या। अरे मॉलिक्यूल्स कैन मूव इन ए प्लेन ऑफ मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन दोनों मूव कर सकते हैं। लिपिड के मूव करने का दर होता है 2 माइक्रोमीटर पर सेकेंड और प्रोटीन के मूव करने का रेट होता है 0.4 माइक्रोमीटर पर सेकंड। के लिपिड 2 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है और प्रोटीन जो है वो 0.4 माइक्रोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो मूव करता है। क्लियर, ठीक है। और याद रखिए
मेम्ब्रेन तरल होती है नहीं होती है, इसको लेकर बड़े कंट्रोवर्सी थी के। तो एक प्रयोग किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, सुनिए ध्यान से, एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उससे यह सिद्ध हो गया कि मेम्ब्रेन जो है वो तरल प्रकृति की होती है। देखिए, हमने माउस सेल को लिया और ह्यूमन सेल को लिया, उसके जो प्रोटीन थे उनको हमने अलग अलग कलर की जो डाई होती है, स्टेन होते हैं, उनसे कलर कर लिया। जैसे माउस सेल को हमने यहाँ पे ग्रीन से हमने इसको स्टेन किया हुआ है और रेड से स्टेन किया हुआ है हमने इसको ह्यूमन सेल को हमने यानी ये फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी से हमने इसको लेवल कर दिया। फ्लोरोसेंट का मतलब है कि आप इनको कलर देख के पहचान पाएंगे आपके, ठीक है। जब आप अल्ट्रा वायलेट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको अलग अलग कलर से आप इनको पहचान पाएंगे आपके। आपने क्या किया, मेम्ब्रेन प्रोटीन को लेवल किया फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी से और आपने इनको जोड़ दिया, दोनों मेम्ब्रेन है, माउस सेल की सेल को आपने और ह्यूमन सेल को, दोनों को आपने जोड़ दिया, आपस में जोड़ दिया दोनों सेल को। आपने क्या देखा, आपने देखा थोड़े समय के बाद आपने देखा क्या देखा, आपने देखा कि मेम्ब्रेन के प्रोटीन जो है मिक्स हो गए आपस में। मतलब 40 मिनट के बाद देखा आपने कि ह्यूमन वाले मेम्ब्रेन के प्रोटीन माउस सेल के अंदर भी चले गए और मतलब पूरा मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन में कोई मूवमेंट हो रहा होगा तब तो सब मिक्सिंग हो गया। यदि मेम्ब्रेन में मूवमेंट ना होता तो क्या मिक्स होता, तब मिक्स नहीं होता, ठीक है, क्लियर। और इस प्रयोग को किया था फायरे और एडिडिनेट के। तो मेम्ब्रेन की तरलता को प्रूफ करने वाले, मेम्ब्रेन की तरलता को सत्यापित करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, फायरे और एडिडिन। आपको पूरा एक्सपेरिमेंट ध्यान नहीं रखना है, पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी में पूरा एक्सपेरिमेंट मेंशन था, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिंपल आपको बताया कि माउस सेल को ह्यूमन सेल से मिक्स किया हमने और उसके प्रोटीन जो है सब तरफ लेटरली मूव कर गए और मालूम चल गया हमें कि मेम्ब्रेन में तरलता होती है। इसके अलावा फोटो ब्लीचिंग एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, तो वो भी हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे अभी मैंने आपसे कहा कितना याद रखना आपको कि मेम्ब्रेन की तरलता, जो फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट थे फायरे और एडिडिन, उन्होंने इसको प्रूफ किया, सत्यापित किया था, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज थोड़ा लेक्चर हमारा लंबा भी हो गया, ये पहले वाला लेक्चर भी लंबा है, तो एक काम करते हैं कि अभी फिलहाल अपनी बात हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मेम्ब्रेन में थोड़ा देखो, अभी मेम्ब्रेन चलेगा, मेम्ब्रेन में भी आपको जो है मेम्ब्रेन के फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है ना, वो सब देखना पड़ेगा। तो अभी मतलब ऐसा मत सोचिए कि सर एक मेम्ब्रेन को 3 क्लास पढ़ाओगे तो आप माइटोकॉन्ड्रिया 10 क्लास पढ़ाओगे, ऐसा नहीं करूंगा बेटा, मैं टाइम पे ही कोर्स पूरा करूंगा, लेकिन हमको जहां समय देना है वहां समय देना है हमको, ठीक है, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कभी हम। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप किताब उठा के देख लीजिए, सब लिखा है उसके अंदर के, लेकिन समझ में आए तब तो मतलब क्या है, ठीक है। दिमाग के तार हिलना चाहिए, लेक्चर के बाद में दिमाग का तार अंदर का एक्टिवेट होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ भाई और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। जब वो फीलिंग आएगी ना तो मजा आएगा लाइफ में, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.